साहिल को लेकर बैठे हैं, पेलेट गन के निशान दिखा रहे हैं, उनकी आंखें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं उनकी आंखों की रोशनी गई है। अब क्या करेगी आपकी देखिए सरकार? अंजना जी, जो वंदे मातरम का अपमान करते करते कांग्रेस पार्टी एक चक्रव्यूह में फंस चुकी है। आज वही कांग्रेस पार्टी अपने एक नेता को पुलिस थाने भेजती है एक नया स्वांग रचने के लिए, ताकि देश का ध्यान वो वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी से हटा सके। विषय ये है कि जब पुलिस की व्यवस्था से ये कहा गया है कि प्रोब अंडर वे है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य इस विषय पर दे दिया है, तो क्यों अपनी राजनीतिक फायदे के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं राहुल गांधी हमारे देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस पर? लेकिन स्मृति जी, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टी राजनीतिक फायदा उठाएगी? वो ये कहेगी हम कि उन बच्चों की आवाज बन रहे हैं, उन लोगों की आवाज बन रहे हैं। कहा ना एक वाक्य अंजना जी, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कदम उठाएंगे? यही सत्य है। लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो किस पर आक्रमण कर रहे हैं? देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज पर। वो किस पर आक्रमण कर रहे हैं? पुलिस की वर्दी पहनने वाले हमारे महिला पुरुष जितने भी ऑफिसर्स हैं, पुलिस बल है, उस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जैसा कि आपने स्पष्ट रूप से कहा, क्या ये राजनीतिक दल जो कांग्रेस पार्टी है और उनके नेता इस हद तक जाएंगे कि अब लांछन देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज पर लगाएंगे? आपको क्या लगता है अंजना जी, देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज अपनी यूनिफॉर्म क्या इसलिए पहनती है कि वो देश के नागरिक के साथ अन्याय कर सके? ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे देश के इतिहास में। तो जब इन्वेस्टिगेशन वर्तमान में चल रही है, तो ऐसी क्या जरूरत है राहुल गांधी को, जब कंट्रोवर्सी चरम पर है वंदे मातरम की, कि वो आज जाकर वहां बैठे हैं? और वो इस विषय पर कितने संजीदा है अंजना जी, वो इस बात से भी दिखाई देता है कि वर्तमान में अगर आप इंटरनेट पर देखें तो राहुल गांधी इस व्यक्ति के साथ बैठकर दूसरे लोगों पर टॉफियां फेंक रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। क्या आपको ये संजीदा राजनीतिक दल के संजीदा नेता का स्वरूप लगता है? लेकिन सरकार मुश्किल में तो घिर गई है। बिल्कुल नहीं। सरकार में, मैं सरकार के प्रतिनिधि के नाते आज नहीं बोल रही हूँ, मैं भाजपा के एक कार्यकर्ता के नाते बोल रही हूँ। भाजपा का अधिकृत बयान निश्चित रूप से आपके पास आया है। सरकार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, सरकार ने अपना स्पष्ट रखा है एक मंतव्य। सरकार ने परामर्श करके सारी तहकीकात के लिए जितना समर्थन चाहिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, वो भी व्यवस्था की है। सरकार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी जी, आपने दो शब्द मेरे पकड़े कि राजनीतिक फायदे की बात। मेरा ये अर्थ था कि वहां पर जब वो किसी, भाई इंसाफ की बात वो सारे लोग कर रहे हैं जो कि जंतर मंतर पर जिनको लग रहा है उन पर लाठियां चली, जिन पर भी हमला हुआ, वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को कभी दिल्ली पुलिस के ऊपर जो आक्रमण हुआ उनके इंसाफ के लिए बैठते देखा है? आरएएफ पर्सनल पर जो हमला हुआ उसके इंसाफ के लिए अपने राहुल गांधी को कभी देखा है? इस घटनाक्रम में कभी भी राहुल गांधी एक वाक्य भी बोले कि दिल्ली पुलिस के पुलिस बल पर आक्रमण नहीं होना चाहिए था, उनका माथा नहीं फोड़ा जाना चाहिए था? एक शब्द बोले? लेकिन स्मृति जी, दिस इज क्लियरली अ टाइम व्हेन एवरीबॉडी इज चूजिंग साइड्स। नो, नॉट एट ऑल। द भारतीय जनता पार्टी इज ऑन द साइड ऑफ द ट्रूथ। ठीक है, एक सवाल, जस्टिस। ठीक है, एक सवाल। If Rahul Gandhi chooses to serve a lie for his political purpose, that is his right. लेकिन देखिए, But in this entire incident, अंजना जी, आपने इस पूरे विषय को इतने दिनों से कवर किया, आपको राहुल गांधी का एक वक्तव्य मिला है क्या कि पुलिस की वर्दी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पैरामिलिट्री सर्विस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था? नहीं मिला हो। तो अगर वो सच्ची में न्याय के पक्ष में है, तो क्या राहुल गांधी की डिमांड ये नहीं होनी चाहिए थी कि पूछो पुलिस वालों को किसने मारा? यही मेरी बात है। पॉलिटिकली आपको पूरा हक है कि आप इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन वो दूसरे पक्ष का मुद्दा उठा रही है ना, वो भी तो मुद्दा उठा रहे हैं। पॉलिटिकल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि राहुल गांधी इंसाफ की तलाश में है। तो क्या इंसाफ की तलाश की वो यात्रा इसको सम्मिलित नहीं कर सकती क्या? आपको राहुल गांधी कहीं भी धरने पर दिखे ये कहते हुए कि बताओ पैरामिलिट्री को, पुलिस को किसने मारा? नहीं मिलेंगे आप। लेकिन मेरा प्रश्न पुनः है कि अगर वो इंसाफ के पक्ष में है, तो क्या पैरामिलिट्री सर्विसेज को, पुलिस को किसने मारा? पुलिस बल के बच्चों ने तो अपना एक, वहां पर शायद दिल्ली के किसी एक जगह पर ये भी कहा कि वो भी तो नौजवान है जिनके माता पिता पुलिस बल में सर्व करते हैं,
उनके लिए क्या राहुल गांधी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। इंसाफ को आप छिन्न भिन्न नहीं कर सकते ना, परतों में नहीं देख सकते। स्मृति जी, अगला तो सवाल जब मेरा तक आपसे जी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जी जाती, तब तक एक पुलिस बल को, पैरामिलिट्री सर्विस को लांछित कैसे कर सकते हैं? लेकिन और हाल मैं के पुनः कहती हूँ जी कि वंदे मातरम के विषय पर वो घिर रहे थे, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। अभी आप सबके सामने बैठे हुए हैं ना, तो उनसे जाके पूछिए, वो थे ना कांग्रेस हेडक्वार्टर में, जब वंदे मातरम पूरी तरह से नहीं गाया जाएगा, श्रीमती गांधी ने रोका, तो वो क्या रोका उन्होंने? ये जो सज्जन चुनाव में आके अपना गोत्र बताते हैं, इनकी उपस्थिति में वंदे मातरम को मना किया गया गाने से पूरा का पूरा। उसमें क्या वंदना थी कि हम माँ भारती को दुर्गा स्वरूपा मानते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं। तो लक्ष्मी जी, माँ भारती का सम्मान, और हमारे हिंदुस्तान की जनता माँ भारती को एक विद्या का स्रोत मानती है। इन सब चीजों पर अंकुश लगाया सोनिया जी ने। लेकिन तब राहुल गांधी जी चुप क्यों थे? आप लोग उनको इसको तब भी इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, बोलना चाहिए था कि माता जी आप जो कर रही है वो गलत है। क्यों नहीं बोले? ये एलओपी है ना। तो जिस संसद ने वंदे मातरम का सम्मान किया, उसका का पूरा सम्मान एलओपी क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए धरने पे क्यों नहीं बैठे कि भाई मुझे जाना है मंदिर, और आप यहाँ पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में दुर्गा माँ का अपमान कर रहे हैं? क्यों नहीं बैठे? और कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कह रही है पहले कि नहीं, खड़गे जी के लिए कुर्सी मांग रहे थे। राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं बोला कि अरे झूठ बोल रहे हो, माता जी को सच्ची में रोकना था वंदे मातरम? और ये पहली बार नहीं है। वंदे मातरम की सेंटिनरी सेलिब्रेशन जब चल रही थी, कांग्रेस पार्टी के सेवा दल ने कार्यक्रम आयोजित किया था। जब यूपीए की सरकार थी, तब भी उस आयोजित कार्यक्रम में सोनिया जी नहीं गई, उन्होंने उसका भी बहिष्कार किया था। तो ये सारे मुद्दे ना उठे। नहीं, तो अब उनका तो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है स्मृति जी, मैं वही तो कह वो रही दो हूँ ही कि स्टैंड्स पार्टी का गाएंगे। ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्या अब बॉल कि आपके नेहरू कोर्ट में जी ने नहीं है ये कि कह दिया, सुनिए ठीक ना, है पार्टी का स्टैंड क्या है अंजना जी, कि नेहरू जी ने कह दिया तो हम दो ही छंद गाएंगे, ठीक है? तो नेहरू जी ने तो मोहम्मद अली जिन्ना को ये भी पत्र में लिखा था कि जिन्ना की ये डिमांड है कि गौ हत्या होनी चाहिए इस देश में, और मैं, ये पत्र है रिकॉर्ड पे, आप नेहरू आर्काइव से निकाल सकते हैं 1938 का। जीबी पंत को नेहरू जी ने लिखा कि हम कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं लेंगे अगर जिन्ना साहब को काउ स्लॉटर करना है, गौ हत्या करनी है। तो अगर नेहरू जी की वो बात मानने को तैयार है, जिन्ना के पक्ष में है कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाना, तो क्या आज कांग्रेस के मुख्यालय में खड़े होकर सोनिया जी ये बोल सकती हैं कि नेहरू जी की ये बात भी मुझे समर्थन देनी है? बोलिए ना। अब ये तो उनकी ये पार्टी चर्चा है डिसाइड ना। करेगी, ये तो उनकी मैं वही तो पार्टी कह रही हूँ, डिसाइड करेगी। देश का लेकिन वापस विषय पर कानून, आते हैं। एक सेकेंड अंजना एक जी, सवाल, एक अच्छा बोलिए सेकेंड, एक बोलिए सेकेंड बोल मैम। लीजिए। देश का कानून ये कहता है कि वंदे मातरम का पूर्णतः गायन हो। वो कानून इतिहास के डब्बे में सोनिया जी डाल सकती हैं, उनको क्या विशेषाधिकार है? 1950 में हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि वंदे मातरम का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना जन गण मन का। तो क्या अब वो राजेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ भी बोलेंगे कांग्रेस मुख्यालय से? इसलिए ये सारे प्रश्न देश में जब खड़े हो रहे थे, तब इन्होंने सोचा कि चलिए आज मैं जाकर लोगों का ध्यान थोड़ा आकृष्ट करता हूँ किसी और विषय पर जिसपे प्रोब चल रही है। ऐसा नहीं है प्रोब नहीं चल रही, प्रोब चल रही है। वंदे मातरम पर आपने कहा कि वंदे मातरम से क्योंकि डिफ्लेक्ट करना है उनको मुद्दा, और क्योंकि ये राहुल जी तो आप पर अब देखिए तो अंजना जी, आप सुनिए कह ना, रहे हैं वो इंसाफ तलाशने निकले हैं, तो वंदे मातरम के लिए इंसाफ क्यों नहीं तलाशा उन्होंने? कांग्रेस हेडक्वार्टर में खड़े थे वहां। पर अब तो बॉल आपके कोर्ट में है। अगर उन्होंने नए कानून में संशोधन के बाद उसका उल्लंघन वंदे किया है मातरम तो फिर कोई बॉल कार्रवाई नहीं होनी है। चाहिए उनके खिलाफ। ऐसा है अंजना जी, वंदे मातरम कोई बॉल नहीं है यहाँ से वहां पॉलिटिकली उछालो। ये हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम की एक पुण्य निशानी है, पुण्य जय घोष है। ये आपकी मेरी विरासत है एज नागरिक, ये किसी की बपौती नहीं है। और देश की संसद जब इस पे अपना एक वक्तव्य रखती है या अपना एक निर्णय रखती है, तो नागरिक होने के नाते ना गाती वो चार छंद, अपमान करने का अधिकार उन्हें किसी ने नहीं दिया था। चलिए और राहुल हमारे जी थे वहां पे, तो इंसाफ के लिए वहां भी लड़ते ना। केरला में तो ऑफिशियल कार्यक्रम में नहीं हुआ है वंदे मातरम। भाई केरला में तो ऑफिशियल कार्यक्रम में इन्होंने 15 गौ अगस्त की हत्या भी की है ना।
अब सवाल है कि फिर 1923 में अंजना जी, हाँ। क्योंकि इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं, 1923 में काकीनाडा सेशन में कांग्रेस के तब के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जौहर साहब, मौलाना साहब थे। तब जिन्ना ने खड़े होकर बोला था वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। सरदार पटेल, शायद आप चेक कर सकते हैं, उस वक्त थे सेशन में। तो महाराष्ट्र के एक गायक ने खड़े होकर जिन्ना का विरोध किया और कहा कि ये मंच किसी धर्म विशेष का नहीं है, राष्ट्रीय मंच है। और उन्होंने जिन्ना के खिलाफ जाकर वंदे मातरम पूरा गाया। तो आप मुझे कह रही हैं एक मराठी सिंगर में इतनी हिम्मत थी कि वो जिन्ना को चुनौती दे दे, और नेहरू जी में नहीं थी। खैर इसका जवाब देने के लिए तो अभी उस पर मैं तो नहीं आपको बता सकती हूँ जवाब, लेकिन वही तो कह वापस रही हूँ, आज के जिसको विषय जवाब पर देना जी। चाहिए वो तो टॉफियां फेंक रहा है अभी। स्मृति जी, एक सवाल जी। सीधा है। जंतर मंतर के दौरान एक आंदोलन हुआ और देश में कई लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़ी। पेपर लीक का मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था। अब वो जो उसमें कुछ उत्पाती घुस गए थे, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है, स्टेटेड। बट उसके बाद से अब जो ये एक एक करके ऐसे लोगों को मुद्दा को उठा रहे हैं राहुल गांधी, तो आपके लिए भी तो मुश्किल तो हो रही है ना कि भाई कैसे नहीं, जवाब बिल्कुल नहीं, देंगे। अंजना जी। पैलेट गन पर सुने ना, बिल्कुल मेरा नहीं। सवाल खत्म नहीं हुआ है, मेरा हाँ, सवाल बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। इसमें बस इतना बता दीजिए, देश की जनता आपको सुन रही है लाइव, जी। पैलेट गन का सच क्या है, और ये देखिए, जांच के लिए क्या कोई टाइमलाइन है कि ठीक है, पुलिस कब टीना तक जी, बता मैं देगी, ताकि लोगों को एक पुलिस- आश्वासन मिले। जी बिल्कुल, आपको मैं इतना कह दूं ना, आप इन्वेस्टिगेट करिए ना मैं, तो सच तो तभी आएगा जब तथ्य और सारा एविडेंस सामने आएगा। क्या उससे पहले मैं देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज को दोषी करार दे दूं? क्या आपको पता है तथ्य क्या है? मुझे नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो इन्वेस्टिगेशन ना आप कर रही है ना मैं कर रही। और रही बात एजुकेशन के सिस्टम के सुधार की, मैं शिक्षा मंत्री थी 2014-15 में अंजना जी, जब नई शिक्षा नीति लिखी जा रही थी। बिल्कुल। राहुल जी एक बार नहीं आए चर्चा करने कि भाई मैंने सभी सांसदों को पत्र लिखा था। कपिल सिब्बल जी, पल्लम राजू, जो यूपीए के कार्यकाल में मंत्री थे, उन्होंने भी, मैंने उनसे स्वयं फोन उठा के बात की थी कि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई योगदान है तो आप कृपया करके हमको बताइए। नहीं बताया था। आज भी कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उनके पास नहीं है। तो अगर हम कहते हैं कि सुधार के लिए किसने प्रयास किए, नरेंद्र मोदी ने निश्चित किए। आपने देखा उन्होंने टास्क फोर्स बनाए, वो संवाद में रहे सीधा छात्रों के साथ। लेकिन जो इस वक्त बैठे हैं, आपके कैमरा का जो मैं स्क्रीन देख रही हूँ, उन्होंने क्या एक बार भी कोई कंस्ट्रक्टिव सिटीजन के नाते या पार्लियामेंटेरियन के नाते योगदान दिया? नहीं। दूसरा, मैं उस जगह पर सांसद के नाते सेवा दे चुकी हूँ जहां से मेरे टर्म से पहले सीधा राहुल गांधी थे, जहां देश के 2 प्रधानमंत्री आ चुके हैं, जहां सोनिया जी आ चुकी हैं। वहां पर बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। पहली बार वहां पर टेबल कुर्सी 500 से ज्यादा स्कूलों में हमारी सरकार ने लगाई। तो इनका एजुकेशन का क्या इतिहास है, वो उसका मैं प्रमाण आपको दे सकती हूँ। आज भी अमेठी में गेस्ट हाउस है सरकारी जमीन पर, जो राहुल जी ने बनाया, सोनिया जी ने बनाया अपने लिए, जबकि वो जमीन उन्होंने ये कहकर ली थी कि वहां पर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। वो जमीन खाली नहीं की। वहां पर आज मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी की सरकार बना रही है। तो शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा करनी होगी तो मैं चर्चा से इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन अगर प्रमाण देना होगा अंजना जी, तो प्रमाण देने के लिए मैं स्वयं अमेठी की पूर्व प्रतिनिधि के नाते भी प्रमाण दे सकती हूँ। क्योंकि व्यक्ति को कहीं ना कहीं मौका मिलता है ना, पार्लियामेंटेरियन के नाते कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वो मौका जनता ने राहुल जी को भी दिया था अमेठी से। नहीं बनाए स्कूल। वहां का पहला सैनिक स्कूल नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया। वहां का पहला केंद्रीय विद्यालय नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया। तो शिक्षा पे चर्चा स्वाभाविक है। चेंजिंग डेमोग्राफी है, मार्केट्स की डिमांड अलग है, युवा के एस्पिरेशंस नए हैं। लेकिन आप अगर कंट्रीब्यूट ना करना चाहें, जबकि मौका है हम सभी पॉलिटिशियंस के पास कि हम कंट्रीब्यूट करें, तो प्रश्न राहुल जी से करना चाहिए। राहुल गांधी भी नई ताकत के साथ आजकल अपने आप को हर जगह जमीनी लड़ाई में उतार रहे हैं। उनकी इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखती हैं? मैं पहले भी कहती थी कि ये मौका परस्तों की पॉलिटिक्स है। मैं पहले भी कहती थी ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। मैं पहले भी कहती थी कि ये हेडलाइन चेजिंग की पॉलिटिक्स है। मैं आज भी वही कहती हूँ। आप मुझे बताइए, एक पॉलिसी पे कंस्ट्रक्टिव प्राइवेट मेंबर बिल इन्होंने कब चलाया? अगर इन मुद्दों पर वो गंभीर है
आप मुझे एक प्राइवेट मेंबर बिल दिखाइए, एक इंटरवेंशन दिखाइए जहां पर ये किसी मंत्री के साथ बैठकर इन विषयों पर इन्होंने विस्तार से कोई काम किया हो। मैं तो अमेठी का उदाहरण दे सकती हूँ, वो मेरा निजी अनुभव है। मैं तो शिक्षा मंत्रालय का अनुभव दे सकती हूँ, वो मेरा निजी अनुभव है। चलिए यहीं पर इस बातचीत का अंत करते हैं। स्मृति ईरानी जी, महासचिव महामंत्री भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के धन्यवाद लिए। अंजना जी। बहुत धन्यवाद आपका।